Whatever the result of the mission that brought me to London. महात्मा गांधी की बात की जाए तो आज सोशल मीडिया दो गुटों में बंट चुका है। क्या वाकई में ये जो एलिगेशंस गांधी जी पर लगते हैं वो सही है? महिलाओं को अगर बचना है तो उनको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, सनक ही कहेंगे। महिलाओं को लेके उनको कहा जाता है कि मिसोजिनिस्ट थे वो, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किया करते थे ब्रह्मचर्य को लेके। अगर उनकी खामियों पर हमने बात करनी शुरू कर दी तो देखिए, गांधी देवता नहीं थे, गांधी को भगवान बनाया एक पार्टी ने। वो बार बार मोहम्मद अली जिन्ना को मेरे भाई जिन्ना, मेरे दोस्त जिन्ना कहते रहे, लेकिन जिन्ना ने हमेशा उनको मिस्टर गांधी कहा। जिस तरीके से हर जगह पर शस्त्र कारगर नहीं हो सकता है, उसी तरीके से अहिंसा भी हर जगह पर कारगर नहीं हो सकती। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे गांधी ने भारतीय समाज को इवॉल्व किया। कि इस फिल्म में अगर हम गांधी की बात करें तो टोटल उनके ऊपर ही ये चीजें गाज गिरी है। जो फिल्में बनती हैं तो उन फिल्मों में जो लेफ्ट का नैरेटिव है वो बहुत ही स्मूथली वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो जब इस तरीके की फिल्में बननी शुरू हुई तो ऐसा लगा कि जो फिल्म मेकर्स हैं बड़े मैच्योर हैं, वो जानते हैं कि नैरेटिव किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है, किस तरीके से उसको ध्वस्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री चूक गए। भाई, गांधी को तो नरेंद्र मोदी गांधी के आगे झुकते हैं, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति के आगे झुक रहा है, तो अब वो कंप्लीटली कि अब उसमें ये नहीं है कि हम गांधी के इस विचार से सहमत हैं, इस विचार से सहमत नहीं हैं। महात्मा गांधी की बात की जाए तो आज सोशल मीडिया दो गुटों में बंट चुका है। एक वो जो गांधी जी को देश की आजादी के लिए एक मेन पिलर मानते हैं, और एक गुट वो जो देश के विभाजन, गलत फैसलों और हिंदू हितों की अनदेखी करने के लिए उन्हें बहुत बड़ा जिम्मेदार मानते हैं। तो क्या है इन सब के पीछे? क्या है एक न्यूट्रल अप्रोच? क्या वाकई में ये जो एलिगेशंस गांधी जी पर लगते हैं वो सही है? इन सारी चीजों को डिकोड करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पवन विजय, जो पॉलिटिकल चीजों पर एक निष्पक्ष राय रखते हैं, सोशलिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं और एक राइटर हैं। मैं हूं स्वाति राय तिवारी और ये है SRT ओरिजिनल्स, असली लोगों की असली बातें। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट किया कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मदद मिल जाए इस चैनल को और ज़्यादा ग्रो करने में और भी अच्छे लोगों को इस पॉडकास्ट में लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपका। तो पिछला पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा जा रहा है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। जी। कुछ लोग फेवर में भी हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं। हाँ। दोनों चीज़ें चल रही हैं सर। वर्ड तो बाइपोलर है जी। तो कोई विचार अगर आता है तो उस विचार का जो एक एंटी आइडिया है वो भी जनरेट होता है। बिल्कुल सही बात है। और दोनों के संतुलन से ये दुनिया चलती है। तो आज फिर हम कुछ ऐसा ही मुद्दा लेके आ रहे हैं सर। आज जैसा कि आपको पता है महात्मा गांधी पे बात कर रहे हैं, और अभी अगर हम, क्योंकि वायरल चीजों की दुनिया है और वायरल चीजों की बात करें तो बंगाल फाइल्स रिलीज हुई है, उसमें महात्मा गांधी को लेके अलग तरीके की विचार आ रहे हैं। उन्होंने जो हम डायलॉग्स उसमें सुन रहे हैं उसमें एक डायलॉग है कि महिलाओं को अगर बचना है तो उनको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को बहुत ही सरल तरीके से समझा नहीं जा सकता है। बिना उसके संदर्भ के उसको समझा नहीं जा सकता है। उसके लिए आपको गांधी का जो व्यक्तित्व है उसके कई आयाम हैं, उन आयामों पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा। खास तौर से ये वाला जब मामला आता है तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग के साथ, और इसकी शुरुआत होती है खिलाफत आंदोलन के साथ। तो खिलाफत आंदोलन जब हुआ, यानी टर्की में जब खलीफा को पुनर्स्थापित करने की बात आई, तो उसमें महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कर रहे थे। तो उनको ये लगा कि अगर मुस्लिम हमारे साथ आ जाते हैं तो भारत को स्वतंत्र कराना, और ख़ास तौर से भारत की जो सोशल इंटीग्रिटी है, जो सोशल थ्रेड है, जो सामाजिक संरचना है, उसको हम एक बना सकते हैं। ये उनका एक आदर्श समाज था, जिस आदर्श समाज में हिंदू मुस्लिम साथ में रहें। अलग अलग जो मत हैं, अलग अलग जो मजहब हैं,
उनके लोग साथ में रह सकें, तो इसके लिए उन्होंने एक आइडिया डेवलप किया। लेकिन गांधी जी आदर्श की हद तक जाकर के, दूसरे शब्दों में हम कहें, लोग कहते हैं इसको उनकी गलती है, मैं कहता हूं कि ये उनके समझ में अपनी जो चीजें उन्होंने विकसित की थी, एक तरीके की असफलता थी कि टर्की में जो सिचुएशन है वो अलग है और यहाँ पर जो मुसलमानों की सिचुएशन है वो अलग है जी। यहाँ पर जो मुसलमानों की सिचुएशन थी तो उनको आर्थिक आधार पर, उनको और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं पारिवारिक आधार पर, क्योंकि भारत के मुसलमान बाहर से कहीं नहीं आए, भारत के मुसलमान यहीं से कन्वर्ट हुए, तो बहुत सारी चीजें हमारी सेम हैं। तो उन समान चीजों पर चर्चा, उन समान चीजों के आधार पर मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश करने की बजाय उन्होंने उस मुद्दे को हाथ में लिया जो तात्कालिक था, और हालांकि भारत पर उसका बड़ा प्रभाव नहीं था, लेकिन गांधी जी के कहने से वो एक बड़ा रूप ले लेता है। तो अगर टर्की के मसले से भारत के मुसलमान हिंदुओं के साथ आते हैं, तो टर्की का मसला जब सुलझ जाएगा तो उसका परिणाम यह होगा कि मुसलमान दूर चले जाएंगे। तो ये उनके जो वैचारिक एक तरीके की उनकी असफलता थी, और उस चीज को वो बचाते 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 उनको ये लगा कि हम जो अलगाववादी मुसलमान हैं उनको प्रेम से, उनको भाई बंधु कहने के साथ हम उनको अपने साथ जोड़ लेंगे। लेकिन वो ऐसा न होना था और न हुआ। वो बार बार मोहम्मद अली जिन्ना को मेरे भाई जिन्ना, मेरे दोस्त जिन्ना कहते रहे, लेकिन जिन्ना ने हमेशा उनको मिस्टर गांधी कहा। लेकिन सवाल सर यहाँ पर, हाँ, थोड़ा सा मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। तो जो फिल्म बनी, उस फिल्म में गांधी अपने जो आदर्श व्यवस्था की जो जिद थी कि नहीं हम मुसलमानों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, और उस जोड़ने के क्रम में वो अपनी कही बात भूल गए। एक बार उन्होंने ये लिखा था कि जो अलगाववादी मुसलमान हैं, खासतौर से जो कट्टरपंथी हैं, वो धौंस के साथ दूसरे समुदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये जो धौंस है, ये जो पजेशन है, ये अग्रेशन है, ये किसी समाज के साथ आपको जोड़ने में मददगार तो होती ही नहीं है, एक सामान्य सी बात थी। लेकिन गांधी जी की ये वैचारिक असफलता थी कि वो उस चीज को समझ नहीं सके, और लगातार वो उन मुद्दों को जिस तरीके से डील करना चाहिए था वो डील नहीं कर पाए, क्योंकि अहिंसा हर जगह कारगर नहीं हो सकती। जिस तरीके से हर जगह पर शस्त्र कारगर नहीं हो सकता है, उसी तरीके से अहिंसा भी हर जगह पर कारगर नहीं हो सकती है। आप एक पैमाने पर किसी मतलब संसार की सारी चीजों को नाप नहीं सकते हैं। सवाल फिर वही आ जाता है। तो ये गांधी की वैचारिक असफलता थी। ठीक है। अब उस क्रम में जब वहां पर बंगाल में सीधी कार्रवाई हुई, तो उनको सबसे जो सरल चीज लगी कि जो हिंदुओं में एक सहिष्णुता है कि हम सहिष्णुता के साथ, हम प्रेम के साथ, करुणा के साथ हम उनको अपना सकते हैं, ये उनका दृढ़ मत था। तो उस मत के सहारे वो वहां पर गए, और वहां पर जो हिंदू प्रतिक्रिया कर रहे थे तो उनको उन्होंने शांत कराने की कोशिश की। लेकिन अब वहां पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ जो दमन हो रहा है, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है, जो उनके साथ हिंसक घटनाएं हो रही हैं, वो रुकने वाली नहीं है। तो उस क्रम में शायद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया होगा। इसका कहीं किसी एक अखबार में किसी के हवाले से जिक्र है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर फिल्म बनाने की बात है तो फिल्म बनाने का जो उद्देश्य था, विवेक अग्निहोत्री ने विगत में ताशकंद फाइल बनाई, कश्मीर फाइल बनाई। कश्मीर फाइल काफी उनकी सक्सेस रही। देखिए क्या है कि जब हम किसी एक वेब पर सवार होकर के हम अपनी चीजों को सफलता या असफलता के क्रम में देखने लगते हैं, तो हमको ये भी देखना होता है कि वो जो वेव है उसके साथ में लोग बह रहे हैं या नहीं बह रहे हैं। अगर साथ में बह नहीं रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो गांधी पर फूट गई। सवाल मेरा यही था सर कि क्या ये जो चीजें दिखाई गई है ये हाइप क्रिएट करने के लिए है? क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि फिल्मों में मसाला ज्यादा होता है। क्या वास्तविक में जितना ज्यादा दिखाया गया इतना ज्यादा था, या सिर्फ ये? मुझे लगता है कि इसका आकलन विवेक अग्निहोत्री खुद नहीं कर पाए। उनको लगता था कि शायद जो नोआखाली में सीधी कार्रवाई हुई
उसके पीछे अगर हम गांधी को जिम्मेदार कारक मानते हुए अगर हम बात करते हैं तो एक बड़े समुदाय को हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गांधी की जो असफलताएं थी उसमें जो अलगाववादी मुसलमानों के तुष्टीकरण की जो असफलता थी, या जो उनके ब्रह्मचर्य के जो प्रयोग की एक उसको हम मतलब सनक ही कहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनसे जनमानस गांधी से सीधा जुड़ा हुआ है गांधी से। चाहे वो समाज के आखिरी व्यक्ति के उत्थान की बात हो, चाहे वो ग्राम स्वराज की बात हो, गोवध निषेध की बात हो, मद्य निषेध की बात हो, चाहे वो खादी की बात हो, स्वरोजगार की बात हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे गांधी ने भारतीय समाज को इवॉल्व किया। भारतीय समाज को एक तरीके से उसके उत्थान में उनकी बड़ी भूमिका रही है। तो इन दोनों मुद्दों के सहारे आप पॉलिटिकली किसी चीज को जस्टिफाई या उसको जो है खारिज कर सकते हैं, लेकिन जो उनके सोशियो कल्चरल वर्क थे तो वो इतनी आसानी से खारिज होने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर हम, क्योंकि महिलाओं पे जो उनका वो कमेंट था उसकी बात कर रहे हैं, कहीं इसका एक प्रमाण मिलता है। उसके अलावा भी उनको लेके, महिलाओं को लेके उनको कहा जाता है कि मिसोजिनिस्ट थे वो, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किया करते थे ब्रह्मचर्य को लेके। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1939 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि गांधी की जो वैचारिक अस्थिरता है वो बहुत बढ़ गई थी। तो उस वैचारिक अस्थिरता के पीछे वो शायद जो उनकी अपनी वासना है, जो उनकी अपनी इच्छाएं हैं, जो उनकी अपनी ऐशाएं हैं, उसको उन्होंने देखा। और चूंकि दक्षिण अफ्रीका में जब थे तो उन्होंने ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग किया, तो उनको लगा कि अगर इस तरीके से हम कोई और प्रयोग करते हैं और हो सकता है उससे हमारी वासना खत्म हो जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं, एक महाराजा हुआ करते थे ययाति। तो ययाति का पूरा जीवन संघर्ष में बीता, युद्धों में बीता। तो जब राज्य की स्थापना हो गई, हर जगह अमन चैन हो गया, तो वृद्धावस्था आ गई। तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और उन्होंने कहा कि हमने भोग तो किया नहीं, मेरा जीवन तो ऐसे चला गया, मुझे भोग करना है। तो अपने अपने जो आप युवावस्था अपनी आप हमको दे दो। उन्होंने अपने बच्चों की युवावस्था को लेकर के भोग करना शुरू किया, लेकिन उस भोग की कोई तृप्ति नहीं हुई। तो गांधी जी, हमको लगता है, उसी ययाति इंस्टिंक्ट से पीड़ित हो गए अपने अंतिम दिनों में। और ये जो वासना है, वासना का नियमन आपको महात्मा बना देता है। इन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया था। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ कहा कि अब हम लोग ब्रह्मचर्य धारण करेंगे और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब कोई चीज़ असामान्य रूप से आप रोकने की जो शारीरिक इच्छा है, अगर उसको आप सामान्य रूप से रोकने की कोशिश करते हैं और जो समाज द्वारा बनी बनाई संरचनाएं हैं उसके विरुद्ध जा करके कोई चीज़ करते हैं, तो एक कोई ऐसी मतलब आपके अंदर कुंठा बनने लगती है, और वो जो कुंठा है वो बड़ी घातक होती है। तो हमको लगता है गांधी जी उसी के शिकार हो गए। क्योंकि जब आपको महात्मा कहा जाता है, उसके बाद ऐसी चीजें निकल के आती हैं कि वो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने बेटी सरीखी औरत के साथ में भी किया, तो ये क्या जस्टिफिकेबल है एक डिग्निटी के साथ? उनके शारीरिक संबंध तो किसी के साथ रहे नहीं, इस बात का तो कोई जो है मतलब ही नहीं है। उनका एक था कि हम प्रयोग कर रहे हैं। जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, शायद नटाल में थे, तो उन्होंने लड़के लड़कियों को साथ में स्नान करने के लिए बोला कि इससे लड़कियों के बाल काट देंगे, इससे तुम लोगों के अंदर की जो यौन इच्छा है वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन बेसिक जो इंस्टिंक्ट होती हैं, भूख, प्यास और सेक्स, तो उसकी तो पूर्ति चाहिए ही चाहिए जी। ठीक है। और गांधी जी जैसा व्यक्ति जो मतलब जो वासना सपने फ्रॉम द बिगनिंग, कि जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो वो अपने पत्नी के साथ थे, तो वहां से लेकर के वो उससे जीवन पर्यंत लड़ते रहे। अब वो तरीके में कुछ गड़बड़ी आ गई, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो दो चीजें हैं, कि एक अलगाववादी मुसलमानों को साथ लाने की जो उनकी तुष्टीकरण की हद तक जो उनका जाना, और दूसरा जो ये उनके प्रयोग, इन दोनों चीजों से हम सहमत नहीं है। लेकिन ये हमारे घृणा का आधार नहीं है।
वो इसके ऐसा व्यक्ति जिसके आधार पर अफ्रीका में ऐसी मतलब एक रेवोल्यूशन होती है जिसमें कहीं कोई ब्लड नहीं है, जिसको लीड करते हैं नेल्सन मंडेला। एक ऐसा मूवमेंट जो अमेरिका में होता है, अमेरिका को गांधी जिसे बोला गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो गांधी के जो विचार थे ना, वो कोई नए नहीं थे, उन्होंने उसको जी करके दिखाया। तो गांधी पर जब बात हो तो इन सब चीजों पर अधिक बात हो, और अगर उनकी खामियों पर हमने बात करनी शुरू कर दी तो देखिए, गांधी देवता नहीं थे। No one is perfect, ठीक है, sir. गांधी देवता नहीं थे। गांधी को भगवान बनाया एक पार्टी ने। गांधी को भगवान इसलिए बनाया कि उनके सहारे उसको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करना था। तो जो दूसरी विपक्षी पार्टी है उसके पास रास्ता क्या बचा कि उस भगवान को डंट किया जाए। बिना उसको डंट किए आप सत्ता तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उनको डंट करने की कोशिश की गई, और इधर से उनको लगातार भगवान बनाते रहने की कोशिश की गई। तो ये जो मसले हैं गांधी जी को लेकर के जो विवाद होता है, वो एक तरीके का पॉलिटिकल है। इसके अलावा भी काफी ज्यादा बातें हुई हैं गांधी को लेके इस फिल्म में, और काफी नैरेटिव अलग तरीके की चीजें निकल के आ रही हैं। जैसे हमने बात की कि पूरा तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में अगर हम गांधी की बात करें तो टोटल उनके ऊपर ही ये चीजें गाज गिरी है। तो उसका देखिए क्या होता है कि हम लोगों ने ये सोचा कि जो फिल्में बनती हैं तो उन फिल्मों में जो लेफ्ट का नैरेटिव है वो बहुत ही स्मूथली वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, और जनता जब देखती है तो वो उसका कहीं कहीं शिकार हो जाती है। तो इस मीडिया हो, चाहे फिल्म हो, चाहे आपका जो है एकेडमिक हो, हर जगह एजेंडे के आधार पर लोग काम कर रहे हैं। तो जब इस तरीके की फिल्में बननी शुरू हुई तो ऐसा लगा कि जो फिल्म मेकर्स हैं बड़े मैच्योर हैं, वो जानते हैं कि नैरेटिव किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है, किस तरीके से उसको ध्वस्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री चूक गए। उनको इस तरीके से चीज़ों को प्रोजेक्ट नहीं करना था, जिससे कि भाई गांधी को तो नरेंद्र मोदी गांधी के आगे झुकते हैं, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति के आगे झुक रहा है, तो अब वो कंप्लीटली कि अब उसमें ये नहीं है कि हम गांधी के इस विचार से सहमत हैं, इस विचार से सहमत नहीं हैं। तो अब हमको जब ये लग रहा है कि भाई गांधी जी इस तरीके के हैं, तो जनता जो देख रही है वो भ्रम में है कि सही क्या है, गलत क्या है। और फिर वो नैरेटिव फिल्म में क्या दिखाया जाना है, फिल्म में जो बंगाल में जो सिचुएशंस हैं उसकी बजाय गांधी पर वो पूरी फिल्म केंद्रित हो गई। तो वहीं पर फिल्म का उद्देश्य जो है वो एक तरीके से असफल हो जाता है, जिस उद्देश्य के लिए वो फिल्म बनी थी कि बंगाल में जो आज की समस्या है वर्तमान समय में, बेकार हॉस्पिटल में जो हुआ, बंगाल में महिलाओं को जिस तरीके से बंगाल में स्थिति हुई या बांग्लादेश में जो स्थिति है, इसकी जो परंपरा है वो वहां से शुरू होती है 1947 से। डायरेक्ट एक्शन डे से शुरू होती है, 16 अगस्त से शुरू होती है। तो तब से बंगाल और बांग्लादेश में डायरेक्ट एक्शन हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर हो रहा है। मुद्दा ये होना चाहिए, एजेंडा आपका ये होना चाहिए। आपने उसको घुमा करके उसका जो है एक मात्र जो कारक है वो गांधी पर आप लेकर के आते हैं, जबकि कारक तो जिन्ना था, कारक तो सोहरावर्दी था जी, कारक तो सैयद अहमद था, कारक तो इकबाल था। मैं ऐसे देखता हूं कि बहुत सारे लोग विभाजन के लिए गांधी को जिम्मेदार मानते हैं। अरे भाई, जब आप गांधी को जिम्मेदार मानते हैं तो जिन्ना तो पाक साफ निकल जाता है, सैयद अहमद पाक साफ निकल जाता है, ठीक है। तो राजगोपालचारी जो सीआर का फार्मूला था कि जो पार्टीशन है उसके लिए उनका फार्मूला था। नेहरू और पटेल वहां पर मुख्य रूप से मतलब उन्हीं के लीडरशिप में ये सब चीजें हो रही हैं जी। तो गांधी की जो भूमिका है वो मुझे लगता है कि अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए तात्कालिक भारतीय नेतृत्व ने, जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उसने अपनी असफलताओं के लिए गांधी को आगे कर दिया, मुझे ऐसा लगता है जी। इन सारी चीजों पे, इन सारे मुद्दों पे आगे बात होगी सर। एक, क्योंकि हमने पोस्ट किया था सवालों का सिलसिला, एक बच्चे का मेरे पास सवाल आया। उसने पूछा, महात्मा गांधी की बात हो रही है, नाथूराम गोडसे की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसका सवाल था कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा क्यों? देखिए, वो
क्या हुआ कि जब पाकिस्तान बना तो उसको जो पैसा था, पैसे का बंटवारा किस तरीके से हो, तो 20 करोड़ रुपए उनको दिए जा चुके थे और उसी समय पाकिस्तान और भारत से युद्ध शुरू हो गया था। कुछ अनरेस्ट चीज़ें हो गई थी कश्मीर को लेकर के, तो सरदार पटेल का मत था कि जो बाकी बचा पैसा है, जो रेस्ट अमाउंट है यानी 55 करोड़, वो हम आपको नहीं देंगे। तो उस चीज़ को लेकर के गांधी का ये कहना था कि नहीं, वो 55 करोड़ उनका हिस्सा है, जब हमने बांट लिया है तो 55 करोड़ उनका हिस्सा है, उनको दिया जाना चाहिए। इस बात को लेकर के जो नाथूराम गोडसे या और जो समकालीन लोग हैं उनमें एक गुस्सा था कि नहीं, हमारा पैसा हम क्यों दें। तो वो पैसा देना तो था ही, लेकिन गांधी एक कारक बन गए, उन्होंने कहा हमें उसका पैसा देना चाहिए, तो वो एक गुस्सा था। तो उसकी अब ये 55 करोड़ रुपए दे रहे हैं, कल को ये पता नहीं भारत का कौन सा हिस्सा दे देते, तो ये एक आशंका थी और उस आशंका को बहुत सारी जगहों से हवा मिली। अब कौन कौन लोग उस चीज को वहां पर प्रोवोक करने गए, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, नाथूराम गोडसे वहां पहुंचा कैसे, है ना, तो पहुंचा कैसे, और उसके पीछे मुझे लगता है उतना शोध नहीं हुआ है, उतना रिसर्च नहीं हुआ है। जैसे ये घटना होती है उसके बाद फिर चितवान ब्राह्मणों का कत्लेआम होता है। तो इसके पीछे ना इसके 3 दिन पहले गांधी जी का एक बयान आता है। वो बयान आता है कि 27 जनवरी 1948 को जी उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का काम खत्म हो गया है, अब कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो पॉलिटिकल कांग्रेस बनेगी, ये जो पार्टी है जो हम लोगों ने कांग्रेस बनाई है 1885 से, अब उसका जो स्वरूप है वो बदल गया है, तो इस पार्टी को डिसॉल्व कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप उसको डिसॉल्व करते हैं तो उसको पॉलिटिकल उसका जो बेनिफिट है वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन चीजों पर भी चर्चा होना चाहिए कि क्या अकेले वाकई में नाथूराम गोडसे जिम्मेदार थे या नाथूराम गोडसे किसी के टूल थे, क्या था क्या नहीं था, तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो तात्कालिक और जो कारण ये बना जो 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया गया, तो क्या इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का भी हाथ हो सकता है इस चीज में? क्योंकि अगर इस पे रिसर्च नहीं हुई, देखिए मैं एक मामले पर मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि गांधी के शरीर की हत्या भले ही नाथूराम गोडसे ने की, लेकिन गांधी की जो वैचारिक हत्याएं होती रही हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। पहली हत्या हुई जब गांधी ने कहा कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, इसको लोक सेवक दल के रूप में अब सामने आना चाहिए। तो जो लोग गांधी को मानने की बात करते हैं, खास तौर से अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह माना जाता है कि ये गांधी की आवाज है। लेकिन अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं तो उन्होंने हर वो काम किया जिसका विरोध गांधी ने किया। अब वो गांधी की कौन सी विवशता थी या उनसे कोई कहलवा रहा था, क्या हुआ, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा लिटरेचर हमारे पास नहीं है। लेकिन हम पैटर्न देखते हैं। गांधी ने कहा कि जो भारत है, भारत में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब ये कहते हैं कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, तो राम राज्य तो वहीं पर कल्पना जो है वो ध्वस्त हो जाती है। गांधी जी ने कहा कुटीर उद्योग, पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लेकर के आए। गांधी जी ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा हम के रूप में हम देखना चाह रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी को 15 साल तक करने की बात पर सहमत हो गए। गांधी जी ने कहा मद्य निषेध, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू नहीं किया। गांधी जी ने कहा कि स्किल, जो उन्होंने कहा जो दस्तकारी है, तो हमारी तालीम ऐसी होनी चाहिए, हमारी जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा कोई उसके पास स्किल आ जाए, उस स्किल के आधार पर अपना जीवन यापन करने लगे जी। तो गांधी जी के उस स्वप्न की पूर्ति आकर के 2014 में नरेंद्र मोदी करते हैं। हाँ। जब वो स्किल इंडिया की बात करते हैं तो गांधी जी के उस स्वप्न की पूर्ति होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको गांधी जी चाहते थे करने के लिए, लेकिन पंडित जी का जो दृष्टिकोण था बिल्कुल उसके उलट था। सर, नरेंद्र मोदी जी की बात हुई है तो आज की डेट में मीम्स बन जाते हैं उनको लेके,
कि नरेंद्र मोदी सिर्फ दिखावे के लिए गांधी जी को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है। देखिए, जो देश की परंपरा है, जो देश का मानस है, गांधी जी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे करते हैं कि हम आपसे अगर कोई काम कराना चाह रहे हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम तलवार के बल पर कोई काम कराना चाहें और एक आपसे रिक्वेस्ट करें कि भाई ये काम आप कर लीजिए। तो जो भारत का दृष्टिकोण है, भारत कभी तलवार के बल पर अपने चाहे उसका आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन हो, वैचारिक जो प्रसार हो, कभी नहीं किया। हमारे यहाँ से जब बुद्धिज्म गया बाहर तो तलवार के बल पर नहीं गया, कल्याण के बल पर गया। ठीक है, और हम अपनी बात को ऐसे कहते हैं जैसे परिवार में किसी से कही जाती है। तो नरेंद्र मोदी का जब हम पैटर्न डिकोड करते हैं तो जैसे ये किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने 3 कानून बनाए थे किसानों के लिए, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया किसानों को लेकर के। देश में इतनी अशांति रही, लाल किले पर जो हुआ आपने सबने देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अहिंसक तरीके से लोगों से बातचीत करके, जो लोग प्रतिक्रियावादी भी हो गए थे, कुछ लोग उनको अपशब्द भी कहने लगे थे, लेकिन सबको उन्होंने सहा सुना। तो जो अपने ऊपर मतलब अपने ऊपर चीज़ों को लेकर के, चीज़ों को सह करके और विष पी करके और अमृत देना, ये हमारी परंपरा रही है। तो नरेंद्र मोदी भी उसी परंपरा के अनुसार काम कर रहे हैं और उन्होंने कानून वापस ले लिए कि भाई वो नहीं मान रहे हैं तो कानून वापस ले लेते हैं। चाहे वो स्वच्छता का जो, जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे और कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो वो वहां पर वो जब गए तो उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया। ठीक है, कि साफ सफाई, तो भाई सफाई में भगवान है। तो गांधी जी कोई भी इस तरीके की जो चीजें थी कि जिसको जो आइडिया के तौर पर हमारे पास था, उसको उन्होंने कंक्रीट फॉर्म, उसको उन्होंने मूर्त रूप देने की कोशिश की। जी, वापस गोडसे पे आते हैं सर। ये तो बीच में बात आई तो ये चीजें आ गई। गोडसे पे बात हो रही थी। आज के डेट में लोगों के एक हैशटैग और ट्रेंड्स चलते हैं कि गोडसे को भगवान, या आप कह दें एक तरीके से भगवान ही माना जाता है, या लीडर या नेता आप कह ले, हीरो माना जाता है एक तरीके से। तो क्या वो वाकई हीरो हैं गोडसे? जी नहीं, गोडसे मतलब एक सामान्य से व्यक्ति थे जिनको ये लगा कि देश जो है उससे पैसा जा रहा है, हमारे संसाधन शत्रु देश को जा रहे हैं, तो वो उद्वेलित हो गया। वो उद्वेलित हो गए और उन्होंने इस तरीके से काम उन्होंने किया। और मतलब वो तात्कालिक कारण यही था कि वो इमोशनल और देश का जो संसाधन है बाहर जा रहा है ना, तो उसमें आकर के, भाव में आकर के उन्होंने ये कदम उठाया जी। कोई मतलब उसके पीछे ऐसा नहीं कि उनको भगवान बना दिया जाए, नहीं। देखिए, किसी की हत्या को उचित नहीं ठहराया जा सकता, नहीं तो बाकी जो न्याय अन्याय और जो न्यायालय हैं और जो एथिक्स हैं, मोरालिटी है, इन सबको ताक पर रख दिया जाएगा। तो हत्या को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने जो किया वो बहुत ही गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये उसी क्रम में देखा जाना चाहिए जैसे जो बंगाल में जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई, तो वो उसी क्रम में देखा जाना चाहिए कि हमने किसी चीज़ से हम परेशान होकर के हमने कोई ऐसा काम कर दिया, तो उसमें इंटेंशन आपका ऐसा नहीं होता कि आप किसी को मारने जा रहे हैं। इंटेंशन आपका कुछ और होता है, लेकिन आप कुछ और कर बैठते हैं। जी। और वही बात मुझे ऐसा लगता है जो आपने कहा कि हो सकता है पॉलिटिकल एजेंडा भी हो उसके पीछे। क्या कुछ और पॉलिटिकल एजेंडा मतलब जब ऐसा हुआ तो उसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया गया। इस बारे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो उसके बाद उस चीज को लेकर के भुनाया गया, कैश कराया गया। ठीक है, और गांधी जी का जो मुखौटा था उसको एक पार्टी ने ओढ़ करके उसने उनकी वैचारिक हत्या की। इस बात को कहने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है। जी सर, गांधी जी पे बात आती है, जैसे हमने शुरू में ही बात की, फिल्म में भी दिखाया है, क्या उनको हमें विभाजन के लिए दोषी माना जाना चाहिए? गांधी जी वाकई विभाजन के लिए दोषी थे? देखिए, अगर आपकी वजह से कोई चीज अच्छी होती है तो उसका क्रेडिट आपको जाता है, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो आपके न चाहने के बाद भी
वो चीज़ें आपके हिस्से में आएंगी। अगर असहयोग आंदोलन या जो सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ या जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उनके नेतृत्व का जो सेहरा है अगर गांधी के सिर पर बंधता है, तो कहीं न कहीं भारत विभाजन के लिए हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि भारत विभाजन जो हुआ तो उसमें उनका मतलब हम पाक साफ बरी नहीं कर सकते उनको। ठीक है, हर व्यक्ति, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो राजगोपालचारी हो, चाहे वो कोई भी हो, जेबी कृपलानी हो, कोई भी हो, इवन मतलब उस समय जितने भी लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तो उनकी असफलता के रूप में भारत विभाजन याद किया जाएगा। लेकिन भारत विभाजन का जो मुख्य फैक्टर है ना, वो सैयद अहमद है, वो इकबाल है, जिसके तराने स्कूलों में गाए जाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वो इकबाल है, वो आपका मोहम्मद अली जिन्ना है। इन सबको अगर हम छोड़ करके कहें कि गांधी विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, तो हमारी मूर्खता है। ऊपर देख, मतलब अगर कहीं वो जिन्ना की आत्मा इधर भटक भटक रही होगी तो देख करके बहुत हंसती होगी, वाह क्या बात है, ये हिंदुस्तानी है, विभाजन हमने कराया और गाली गांधी खा रहा है, वाह बहुत बढ़िया। सही बात है सर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे भगत सिंह की बात आ जाती है जब हम आजादी की लड़ाई की बात करते हैं। तो भगत सिंह को लोगों का एक सवाल रहता है आज के डेट में कि भगत सिंह को गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे, क्या वाकई ऐसा था? नहीं, तो गांधी ने चाहा तो नहीं चाहा, लोग तो यही बोलते हैं ना आज के डेट में। गांधी, हाँ, ये जो है ये बहुत ही एक जटिल इसका उत्तर है, और इस उत्तर को खोजने की कोशिश नहीं की गई। 23 मार्च को उनको फांसी हुई थी। 21, 22, 23 तीनों दिन गांधी ने इरविन से बात की, और बात करके उन्होंने कहा कि भगत सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए। 23 तारीख को उन्होंने सुबह, शाम को फांसी होनी थी, सुबह उन्होंने इरविन को चिट्ठी लिखी कि वो राजनीतिक पॉलिटिकल वो है, तो उसको फांसी नहीं होनी चाहिए। और भगत सिंह के वकालतनामे के लिए उन्होंने आसफ अली को, शायद, हाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने बातचीत करने के लिए कहा। आसफ अली ने बटुकेश्वर दत्त का भी मुकदमा लड़ा था। तो ऐसा नहीं है, भगत सिंह मतवाले थे, है ना, और वो ये कहते थे कि मुझे सबके सामने, पूरी जनता के सामने तुम तोप से उड़ाओ, गोली मारो, ताकि सब लोग देखें क्या है क्या नहीं है। और भगत सिंह ने जब वहाँ पर असेंबली में बम फेंका तो उनको तो पता ही था कि इसका अंजाम क्या होगा। तो उस समय न्यूज़ क्रॉनिकल एक अखबार था, तो उसने इस बात को छापा था कि गांधी जी लगातार 3 दिन उन्होंने इरविन से बात की कि भगत सिंह का जो है, भगत सिंह की जो फांसी है, जो सजा है, उसको आप दूसरे रूप में करिए, कम करिए। लेकिन एकदम एंड मोमेंट पे ये सारी चीजें बात करना, लास्ट के 3 दिन, ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम ऑल ऑफ अ सडन उनको फांसी दे दी की सजा दे दी होगी। तो क्या ये दिखावा था? नहीं, दिखावा नहीं था भाई। कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, तो अधिवेशन में वो उनसे पूछा गया कि आप लेट क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं इरविन से बात करने गया था। और भगत सिंह की जो फांसी थी वो बहुत ही, मतलब वो 23 को नहीं थी, 23 मार्च को नहीं थी, वो थोड़ा सा उसका टाइम और था। उन्होंने बहुत पहले ही मतलब वो फांसी उनको दे दी, ताकि जनता में विद्रोह न बढ़े। भगत सिंह एक महान नेता के रूप में, एक क्रांतिकारी नेता के रूप में लोगों से जुड़ गए थे। तो जो अंग्रेजी सरकार है वो इस बात से डर गई थी, अगर इसको हमने फांसी नहीं दिया तो दिक्कत हो सकती है। सर, सारा क्रेडिट घूम फिर के आज़ादी की अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है कि अहिंसा के बल पे आज़ादी मिली थी। क्या सिर्फ नरम दल के बल पे आज़ादी मिल सकती थी? गरम दल? गांधी जी ने किसी को वो जो है एप्लीकेशन लिख करके थोड़ी दिया है कि भाई इतिहासकार तुम ये लिखो कि अहिंसा के बल पर आज़ादी मिली है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। जो रॉयल जो नेवी थी उसने स्ट्राइक कर दी थी, हम नहीं लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा फैक्टर था लास्ट में। भाई जब सेना ने ही इनकार कर दिया हम नहीं लड़ेंगे, तो तुम किसके बूते राज करोगे। उधर से सुभाष बाबू,
उन्होंने अपनी जो फौज बनाई तो उसने भी अंग्रेजों को भयभीत कर दिया, और अंग्रेजों को जाना ही था। अंग्रेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और अपनी अदर जो उन्होंने कॉलोनियां बनाई, अदर उपनिवेश जो बनाए, वो भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो अहिंसा की वजह से आज़ादी आई, ऐसा नहीं है। अहिंसा एक फैक्टर है लोगों के नैतिक साहस को ऊपर उठाने का। जो काम किया, भाई हम किसी की बात नहीं मानेंगे, ये कहने के लिए आपके पास साहस आना चाहिए कि अंग्रेज जो कलेक्टर है उसने कोई आदेश जारी किया, हम वो आदेश नहीं मानेंगे जी। कैसे नहीं मानेंगे? वो कहेगा देखो ऐसा है, तुमको ये मिलेगा, नहीं हमको वो नहीं चाहिए। तो जो एक मानवीय मूल्य है ना, अपनी आत्मा की जो शक्ति है ना, उसको बढ़ाने का जो काम है वो अहिंसा के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, तो गांधी जी ने उस पर जब काम किया तो एक तरीके से वो समाज का उत्थान था उसका। भले ये पॉलिटिकल हम जो डायमेंशन है वो हो सकता है, लेकिन अहिंसा से लोग जो है अंग्रेजों को ना कहना सीख गए, और अगर किसी ने ना कहना सीख लिया तो उसके ऊपर शासन नहीं किया जा सकता है। सर दोनों चीजें पैरेलल बिल्कुल फैक्टर होंगी, पैरेलल चलेंगी। बिल्कुल। अगर इंसान लड़ाइयां कर रहा है तो उसको मॉरल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। इतिहास में क्या लिखा गया, इतिहास में जो लिखा गया ना, वो एक पार्टी के लिए लिखा गया कि वो पार्टी सत्ता में बनी रहे। ठीक है, वो पार्टी सत्ता में बनी रहे। तो सत्ता में कैसे बनी रहेगी? गांधी के सहारे, गांधी के मुखौटे के सहारे। मैं फिर से पंडित जी का आपको उदाहरण दूंगा जी। आज जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं, 1949 की बात है शायद, बंबई में मिल मजदूरों ने हड़ताल कर रखा था और मजरू सुल्तानपुरी वहां पर कविता पाठ करने गए। मजरू सुल्तानपुरी को पंडित जी ने गिरफ्तार करवा दिया। पंडित जी को लोकतांत्रिक व्यवस्था का पुरोधा बताया जाता है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के ये बड़े पैरोकार थे। तो देखिए क्या है कि जब पॉलिटिक्स चलती है तो अपने तरीके से चलती है। पॉलिटिक्स बहुत निर्मम होती है, तो पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको सारे साम दाम दंड भेद अपनाने पड़ेंगे, हर चीज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो गांधी का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या सत्याग्रह और अहिंसा की जो गांधी जी की नीति थी, इसने हमारी आजादी को स्लो किया, थोड़ा और लेट मिली हमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सत्याग्रह और अहिंसा ये हमारी आजादी अक्षुण्ण रहे, उसके लिए जो लोग हैं, भाई अगर हम जो है अंग्रेजों से आजाद हो गए, हम आपस में लड़े नहीं तो फिर से गुलाम हो जाएंगे। हम एक दूसरे को सहन करें जी। तो इसके लिए जरूरी है ना कि जो मानवीय गुण हैं वो सब में स्थापित हो जाएं। तो गांधी का वही काम था, मानवीय गुणों को स्थापित करना। लेकिन कहा तो ये भी जाता है सर कि उन्होंने जो क्रांतिकारियों की नीतियां थी या उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको धीमा कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, सुभाष बाबू को उन्होंने कहा कि ये देशभक्तों के राजकुमार हैं। भगत सिंह की तारीफ की, सावरकर के लिए उन्होंने मतलब बात की, चिट्ठी में जब बोले कि जो सावरकर ब्रदर्स हैं ये बहुत बड़े देशभक्त हैं। ऐसा नहीं है, आपको दिखाया क्या जा रहा है आप वो देखिए ना। आप दूसरा भी पहलू देखिए, घर का कोई बड़ा है, आपको उसने डांट दिया, इसका मतलब थोड़ी है कि आपका वो शत्रु है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और गांधी का अपना रास्ता है, क्रांतिकारियों का अपना रास्ता है, किसी अलग अलग लोगों के अपने अपने रास्ते हैं, सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की बात आती है सर, उन्होंने ही महात्मा गांधी का उनको एक उपाधि दी थी। उसके बाद में क्या ऐसा हुआ कि उनसे उनका एक तरीके से विरोध हो गया, गांधी जी की नीतियों से उनका? सुभाष बाबू और जो पंडित जी थे, तो ये ऐसा माना जाने लगा कि जो एक तरीके का जो क्रांति, सॉफ्ट जो रेवोल्यूशन है, उसके जरिए ये लोग सत्ता को प्राप्त करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सुभाष बाबू को लगा कि इससे तो बहुत देर हो जाएगी। उस समय जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो बोले कि अगर हमने जो जर्मनी है, जापान है, इन सब से अगर हमने मित्रता कर ली और उसके बाद हमने अगर दबाव बनाया तो भारत को स्वतंत्रता जल्दी मिल जाएगी।
यहीं से सुभाष बाबू और पंडित जी के रास्ते अलग अलग होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुभाष बाबू दूर हो गए, लेकिन सुभाष बाबू के मन में आखिरी तक सॉफ्ट कॉर्नर था महात्मा जी के लिए, गांधी जी के लिए, मतलब सम्मान बना रहा। होना भी यही चाहिए। 1944 में उन्होंने रेडियो पर इनको राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया, है ना। तो ये, हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या ये राष्ट्रपिता है। मैंने अनु कपूर का एक वो देखा, उससे किसी ने पूछा है कि भारत को मतलब गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो बोलते हैं कि नहीं, राष्ट्र का पुत्र होता है, पिता नहीं। तो देखिए, वो एक इमोशनल एड्रेस था, ठीक है। हम किसी से मिलते हैं, कोई बड़ा होता है तो हम पिता तुल्य मान लेते हैं। तो उसको अर्थ को अनर्थ करके अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो राष्ट्रपति के बारे में क्या कहेंगे आप? राष्ट्रपति, सही बात। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, तो मुर्मू महिला है, पति तो हो नहीं सकती हैं, और राष्ट्र का पुत्र होता है, पति तो होता नहीं है। तो ये सब सारी चीजें एक नैरेटिव बनाने के लिए कही जाती हैं। वो एक इमोशनल बात थी। हाँ, वो हीट ऑफ द मोमेंट में जो चीजें आती हैं शायद वो इमोशनल बात है। अब हम किसी महिला से मिले, हम कहें आप तो मेरी माँ जैसी हैं, तो माँ थोड़ी हो गई। वो एक आप जो है ना, एक सेंस ऑफ एड्रेस है, बिलोंगिंगनेस है। एक इंसान के कहने भर से ये पूरे देश में कैसे मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि गांधी को देवता बना करके अपनी जो राजनीतिक गोटी है उसको बिठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज भी गांधी को लेकर के जितने लोग बात करते हैं वो सब के सब गांधी के निहायत विपरीत हैं, निहायत विपरीत हैं। मन में जहर भरा है, मन में विष भरा है, मन में घृणा भरी है जी। लेकिन गांधी का नाम लेकर के वो बात करते हैं। तो ये तो गांधी का मुखौटा है ना, मुखौटा लगा करके हम अपनी घृणा को छुपा सकते हैं। सही बात है। एक और आरोप आता है सर गांधी जी पे कि सरदार पटेल की जगह उन्होंने पंडित जी नेहरू जी को चुना। क्यों ऐसा? नेहरू ने उनको छेक लिया था ना। उसको हम लोग देहात की भाषा में बोलते हैं छेकना, ठीक है। सरदार पटेल स्मूथ नहीं थे। देखिए, पंडित जी अगर पॉलिटिक्स में ना होते, बहुत अच्छे लेखक होते, कवि होते, महिलाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय होते, तो मतलब थोड़ी सी उनकी पर्सनालिटी अलग थी। तो वो एक्सीडेंटल हिंदू नहीं, वो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन थे। मैं पंडित जी को ऐसे बोलूंगा कि ही इज एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। सरदार पटेल विशुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति थे। कांग्रेस कार्य समिति में 12 लोग उनके पक्ष में थे, एक जेवी कृपलानी के पक्ष में थे और एक कोई और था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये जो है नेहरू जी को कोई नहीं चाहता था। तो ये सरदार पटेल का रणनीतिक कौशल था कि उनके पक्ष में 12 लोग हैं, लेकिन उन्होंने गांधी का नाम लेकर के बोले कि सब हमको चाहते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं कहीं से भी जब जाती हैं ना, तो वो उन लोगों को प्रमोट करती हैं जो उनके निकट हुआ करते थे। अफगानिस्तान से जब अमेरिका गया या जब इराक से अमेरिका गया, तो उसने वहां पर किसको सत्ता दी? उसको दी जो अंग्रेजों के साथ जिनका उठना बैठना था, रंग ढंग जिनका था जी, तो उनको उन्होंने प्रमोट किया। इसके बाद एक और चीज आती है सर, 15 अगस्त को हम देश की आजादी की बात करते हैं। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी थी या सिर्फ ये एक प्रतीकात्मक रूप से एक्सीडेंट? नहीं, वो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि 15 अगस्त को ही वो। अब देखिए, कहने वाले बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अपने आप होती हैं और उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो देश को स्वतंत्र तो होना ही था, तो देश स्वतंत्र हुआ। पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को बना। उसमें कोई ये इस पे भी एक बहुत वायरलिटी आ जाती है कि किससे आजाद हुए? पाकिस्तान तो अलग हो ही गया था, तो आजादी एक दिन बाद क्यों आती है? नहीं, वो एक अलग विषय है। उसका जो है गांधी जी से कोई लेना देना नहीं। उसका गांधी जी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये जो जैसे जो एक इंडिया को एक कॉलोनियल स्टेट के तौर पर बनाए रखने का जो पाप किया, वो पंडित जी ने किया कि हम कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है, जो ब्रिटेन के पहले जो कॉलोनियां थी, तो उनका अपना एक समूह बन गया। उस समूह में हम हैं। उसमें जो है उसकी जो अध्यक्षा है वो उसमें ब्रिटिश महारानी थी, शायद क्राउन है ना, क्राउन अभी भी। तो वो उन सब चीजों से हमको मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। स्पेन जब उसने इस्लाम से अपने आप को आजाद कराया, तो उसने इस्लाम का एक भी चिन्ह नहीं रखा।
इस्लाम का मतलब कि जो इस्लाम ने स्पेन पर कब्जा करके अपनी कॉलोनी बना ली, तो जब स्पेन ने स्वतंत्रता की घोषणा की तो हमको भी उसी तरीके से जो कॉलोनियल रिस्यूट्स थे उनसे अपने आप को अलग कर देना चाहिए था। और देखिए, विभाजन के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराना, हर बात के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराना ये अच्छी बात नहीं है। आप 1932 को याद करिए, अगर गांधी जी ने होते तो पूना पैक्ट में जो चीजें उन्होंने की, दलित अलग अलग से जो है एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामने आता है। तो ऐसा नहीं है। गांधी जी को अगर आप खारिज करना चाहें तो खारिज करना चाहे तो जो कोई भी व्यक्ति किसी को भी खारिज कर सकता है। सोशल मीडिया पर आप कोई भी एक लाइन लिख देंगे तो उस पर 8-10 लोग लाइक करने वाले, 2-4 लोग आपके समर्थन में आ जाएंगे जी, ठीक है। लेकिन जो सच है वो नहीं है। सर, एक और यहाँ पे बात आ जाती है, गांधी जी और नेहरू की हमारी बात हो रही है पंडित जी की, तो गांधी जी का जो परिवार था वो सीन से एकदम गायब हो गया। नेहरू का जो पूरा परिवार है, पूरा नेहरू परिवार, वो गांधी में तब्दील होके पूरा एक पार्टी रूल कर रहा है। गांधी का मुखौटा, अब मैं जो आपसे कह रहा हूँ, गांधी का मुखौटा गांधी से प्यारा है, ठीक है। गांधी से प्यारा गांधी का मुखौटा है। तो एक्चुअली मुखौटा तो नेहरू जी का भी था, जवाहरलाल नेहरू थोड़ी थे, जवाहरलाल कौल थे। अब वहां पर जो कुछ भी हुआ हो वो इधर आए और उन्होंने अपना नाम नेहरू रखा। फिर धीरे से इंदिरा गांधी हो गई, इंदिरा गांधी फिर राजीव गांधी, राजीव गांधी फिर राहुल गांधी। तो जो गांधी आपको वैलिडिटी देता है वो नेहरू नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो उनके परिवार से कोई क्यों नहीं आया इधर? आए थे, राजा राम मोहन गांधी जो है राज्यपाल थे। और गांधी जी अपने परिवार के लोगों को बहुत ज्यादा मतलब नहीं चाहते थे ना कि वो जो है, एक उसमें प्रसंग आता है कि बाहर पढ़ने की बात थी तो इन्होंने हरिलाल को ना भेज करके अपना जो आश्रम का एक लड़का था उसको भेज दिया। तो हरिलाल से इनके संबंध बिगड़ गए। हरिलाल महात्मा गांधी से बहुत ही उसके टॉक्सिक रिलेशन थे। इसके अलावा सर, क्योंकि इतनी अहिंसा की उन्होंने एडवोकेसी की, फिर भी उनको नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? ये जो पुरस्कार हैं, नोबेल हो चाहे आपका बुकर हो, कुछ भी, ये सब जो है अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए, अपने एजेंडे को बनाने वालों को दिया जाता है। तो गांधी जी उसमें नहीं फिट होंगे, इसलिए नहीं मिला। सर, गांधी जी को बहुत सीधा सादा जीवन, उच्च विचार एक तरीके से कह लें, इसके लिए माना जाता है। लेकिन ओशो की हम बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अगर वो पूरी एक नॉर्मल दिखने के लिए अपने आप को पूरा कंपार्टमेंट बुक किया करते थे, उससे आम आदमी को दिक्कत होती थी। उनकी जो बकरी का जो वो दूध पिया करते थे अपने आप को देसी दिखाने के लिए, उसको बहुत अच्छा खाना पान दिया जाता था। इस पर क्या कहेंगे आप सर, क्या था? ओशो, देखिए ओशो को अगर हम यहाँ पर लाते हैं तो ओशो का क्या है, कोई फिलोसफर जब तक अपने जो पूर्ववर्ती फिलोसफर होते हैं उनको खारिज नहीं करता है वो स्थापित नहीं होता है। तो ओशो ने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जिससे आप मतलब उसकी सहमति नहीं बनती है। कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे आपकी सहमति होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे आपकी असहमति होती है। तो इन बातों से मेरी कोई सहमति नहीं है। क्या वाकई में ऐसा था या सिर्फ ये एक नैरेटिव, वही सेम चीज आ गई? नहीं, आप किस एंगल से देखते हैं ये महत्वपूर्ण है ना। बकरी का दूध पीते हैं तो बकरी का अगर पालन पोषण अच्छे से नहीं होगा दूध कैसे देगी? नहीं, लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं जमीन पे सो रहा हूँ और ये चीजें कर रहा हूँ। गांधी एक धोती में बाहर जा रहा है, ठीक है। अब उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब अपनी जो ओशो जो पहन रहे हैं वो कीमती वस्त्र पहन रहे हैं, तो अपने कीमती वस्त्रों को जस्टिफाई करने के लिए गांधी की धोती का तो मजाक उड़ाएंगे ही ना। जब तक गांधी की धोती को वो डाइल्यूट नहीं करेंगे, वो उनका जो रहन सहन पहनावा है डाइल्यूट नहीं करेंगे, तब तक अपने जो उन्होंने टोपी पहन रखी है, जो चश्मा लगा रखा है, जो बढ़िया सूट पहन रखा है, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? तो ओशो का जो गांधी को डाइल्यूट करने का प्रयास है वो इसी क्रम में देखा जाना चाहिए। सोशल मीडिया की बात करें सर एक बार, सोशल मीडिया पे आप या तो नेशनलिस्ट हैं या एंटी नेशनल हैं। आप किसी बात को रखते हैं गांधी जी पे, अगर आज के समय में कोई उनकी तारीफ कर रहा है या चीजें रख रहा है तो वो एंटी नेशनल घोषित हो जा रहा है।
अगर उनके खिलाफ बोल रहा है तो वो नेशनलिस्ट है। तो क्यों इतनी ज्यादा बेचैनी और सब्र नहीं है लोगों में चीजों को समझने का? सोशल मीडिया ने लोगों को अधीर बना दिया, जो सब्र है वो छीन लिया। देखिए, कुछ लोग अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए 100 सालों का समय तय किया है ना, कि हम विभिन्न देशों में जो हमारी आइडियोलॉजी है उसको हम 100 सालों में पहुंचाएंगे जी। कुछ लोगों ने कहा हम 50 साल में पहुंचाएंगे। भारत के जो ये लोग हैं ये कहते हैं अगले शनिवार को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। ये क्यों? एक स्टेटमेंट को लेकर के कोई हीरो बन जाता है, दूसरे स्टेटमेंट को लेकर के वो विलेन बन जाता है। तो ये जो अधीरता है, इससे खास तौर से हिंदू समाज को मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि आज जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं, जब आप सनातन धर्म की बात करते हैं, तो आपको एकजुट होना चाहिए सबको। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, पूरक के तौर पर हमको एक दूसरे को देखना चाहिए जी। हमको सुभाष भी चाहिए, हमको विवेकानंद भी चाहिए, हमको टैगोर भी चाहिए, हमको गांधी भी चाहिए, हमको गोपाल पाठा भी चाहिए जी। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक एक को स्वतंत्र अस्तित्व के तौर पर सबको आपस में लड़ा रहे हैं। उसका परिणाम क्या होगा आप खुद बताइए। सही बात है, आप विभक्त हो जाएंगे, विभक्त होंगे आप, फिर बांट दिए जाएंगे। तो ये जो है हर व्यक्ति अपने अपने जो महापुरुष हैं उनको लेकर के चल रहा है जी। ये ठीक बात नहीं है। हर व्यक्ति अपनी जाति को, अपने क्षेत्र को, अपने महापुरुषों को श्रेष्ठ बता करके दूसरों को हीन बता रहा है। तो ये ठीक बात नहीं है। इसके आधार पर आप जो हिंदुत्व है, इसके आधार पर जो आप समाज है उसको इकट्ठा नहीं रख सकते। क्योंकि आज के डेट में समाज अलग अलग, कोई ब्राह्मण की बात करता है, कोई क्षत्रिय की बात करता है, कोई इसकी कोई उसकी, मतलब अगर हिंदू समाज है तो कोई हिंदू होने की बात नहीं करता। जातियां पता नहीं क्या क्या चीजों में विभक्त हो चुके हैं। हम क्षत्रिय हैं तो केवल हम ही को हिंदू मानो, हम ब्राह्मण हैं, हम जो है महतो हैं, हम बनिया हैं, केवल हम ही को मानो, हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो सोशल मीडिया ने एक काम ये किया है कि व्यक्ति की जो पहचान है सामूहिक से उसको व्यक्तिगत कर दिया है। खास तौर से अब हम कुछ भी काम करें तो खाना खाने जा रहे हैं तो सेल्फी लेके बता रहे हैं देखो हम ये खाना खा रहे हैं, लोग हमारी तारीफ करें। तो एक जो आइडेंटिटी को लेकर के जो एक आग्रह है ये सोशल मीडिया ने पैदा कर दिया है, इससे बचना चाहिए। और कैसे ट्रोलिंग से बचे सर? क्योंकि आप आज के समय में देखिए, आपने खुद ही पोस्ट एक लिखा और उसके ऊपर इतना सारा बवाल आ गया कि आपको बिल्कुल कैंसिल, जो आज की जेनजी जनरेशन में है कि कैंसिल कर दिया जाता है। तो भाई ये जो खारिज कल्चर है, हाँ, ये खारिज कल्चर बाहर से ही तो आया। जो पैगंबर आए उन्होंने अपने पूर्ववर्ती पैगंबरों को खारिज किया। हमारे यहाँ जब अवतार की बात होती है तो वो होता है कि मतलब जो चीजें पहले हुई उसमें कुछ और बेहतर करते हैं। भाई अगर भगवान राम के पास 12 कलाएं थी तो भगवान कृष्ण 16 कलाओं वाले हो गए, बेहतर हुआ ना जी। और भगवान कृष्ण के मानने वाले भगवान राम को खारिज नहीं करते हैं, हमारी ये परंपरा है। अभी क्या है कि उनसे लड़ते हुए हम उनके जैसा होना चाह रहे हैं। हमने विवेकानंद को खारिज करना शुरू कर दिया, हमने राधा कृष्णन को खारिज करना शुरू कर दिया, गांधी को तो हमने खारिज लगभग कर ही दिया है। फिर धीरे धीरे हम जो है आकर के मोदी को खारिज करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, मोदी को खारिज करना शुरू कर रहे हैं ना। तो आदमी जिस प्रवृत्ति से अपने आप को उसको छुटकारा पाना चाहिए, उससे अगर उसको जो है उसने कस के पकड़ लिया है, भाई आपको खारिज कल्चर से छुटकारा पाना है, आपको पूरकता के तौर पर लोगों को, विचारकों को देखना चाहिए। अगर पूरकता के तौर पर आप नहीं देख पाएंगे तो आपका विनष्ट होना तय है। सर, बहुत सारी जानकारियां हमें मिली अभी इस पॉडकास्ट के माध्यम से, हमें क्लोजिंग करना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें आई, इस पे भी वाद विवाद चलेंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कभी भी कोई भी सहमत नहीं हो सकता किसी एक के विचार से। जाते जाते मैं चाहूंगी सर कि यूथ को आप गांधी जी की किन नीतियों का, किन शिक्षाओं का, एक किस तरीके से वो उसको ले, एक मैसेज उनके लिए प्लीज। आत्मा की उन्नति का और समझने का, और खास तौर से जो वामपंथ है उससे दूर रहने का। गांधी जी ने भगवत गीता पर एक टीका लिखी थी। गांधी जी ने उपनिषदों का अध्ययन किया तो उसमें जो उन्होंने ईशोपनिषद
का अध्ययन किया तो उसमें वो कहते हैं कि जो ये संपत्ति है इसके तुम मालिक नहीं हो, इसके तुम ट्रस्टी हो। तो जो कुछ भी हमारे पास है वो राष्ट्र का है, वो हमारा नहीं है। हम केवल उसके ट्रस्टी हैं, उसके देखभाल करने वाले हैं, उसका विकास करने वाले हैं। जहां पर ये मालिकाना हक की बात आती है वहीं से दिक्कत शुरू होती है। परिवार में भी इसी वजह से लड़ाई होती है, समाज में भी इसी वजह से लड़ाई होती है। तो जो आत्मा की उन्नति है, ठीक है, एक तो वो बात, और जो वो ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, दोनों चीजें आज के युवाओं को अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारी जानकारी। शायद क्योंकि आज उनको सिर्फ कैंसिल करने का कल्चर चल रहा है, उसमें ये सारी बातें आई विश कि ऐड ऑन करें, लोगों को समझ में आए। और जोड़ेंगे कि जो उन्होंने अलगाववादियों के साथ जो तुष्टीकरण किया या उनके जो प्रयोग वगैरह रहे, तो उसको मतलब उसके आधार पर जो युवा पीढ़ी है वो किसी नैरेटिव में न फंसे, क्योंकि वो उनकी असफलताएं हैं। तो असफलताओं को भूल करके जो उनका योगदान है उसको हमको याद करना चाहिए। बिल्कुल सही बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। फिर से हम किसी और ऐसे ही मुद्दे पे मिलेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया सर। आज के पॉडकास्ट में हमने सर से बहुत कुछ जाना, जिससे हमें पता चला कि काफी सारी चीजें हैं जिस पर लोग मिथ बनाते हैं या लोगों ने कुछ नैरेटिव सेट कर दिए हैं। महात्मा गांधी पर चर्चा आज भी हो रही है, इसका मतलब ये है कि लोग देश हित के बारे में सोचते हैं, आज भी और आगे भी सोचते रहेंगे। आपके लिए महात्मा गांधी क्या है? एक महान शख्सियत या विवादित व्यक्ति? ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगी कि बातें करते रहिए, क्योंकि बातें करने से ही बात बनती है। यह है एसआरटी ओरिजिनल्स, असली लोगों की असली बातें। फिर एक असली इंसान को अपने पॉडकास्ट में लेके आऊंगी। अगर आप सजेशन देना चाहते हैं कि हम किस गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में लाएं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इस पॉडकास्ट का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जाते जाते यही कहूंगी कि असली बने रहिए, क्योंकि आप असली बनते हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छी होने लग जाती हैं। नमस्कार।